सूर्य की उपासना के महापर्व के दूसरे दिन आज खरना, कल शाम और परसों सुबह का अर्घ्य देंगे छठ व्रती। दिल्ली में छठ के बीच डबल अटैक, हवा के साथ साथ अब साफ पानी का भी संकट। छठ के नहाय खाए के दिन प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाते और अर्घ्य देते दिखे व्रती। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। बोले, मैली यमुना में स्नान को मजबूर है छठ व्रती, लोगों के जीवन और आस्था से हो रहा है खिलवाड़। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज। बीजेपी की यमुना के घाटों पर छठ पूजा कराने की मांग। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप। छठ पूजा को लेकर हो रही सियासत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, 2015 तक सिर्फ 80-90 घाट थे, आज 800 घाटों पर पूजा का आयोजन हो रहा है। कोरोना को लेकर बरतें सावधानी। छठ पूजा विवाद में कांग्रेस की एंट्री। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सत्ता में काबिज हैं और दोनों नूरा कुश्ती कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत। श्रीनगर के भोरी कदल इलाके में कश्मीरी पंडित की दुकान के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। अनंतनाग से लश्कर के आतंकी हाफिज अब्दुल्ला मलिक और पुलवामा से आतंकी सरवीर मीर गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। बारामूला से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। एक ग्रेनेड और AK-47 के 24 कारतूस बरामद। श्रीनगर में शहीद पुलिसकर्मी तौसीफ वानी को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को आतंकियों ने पुलिस के जवान को गोली मारी थी। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र के दावों के उलट कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं। रविवार को आर्यन बुखार की वजह से एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। एसआईटी आर्यन समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच जारी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कथित डील करने वाली जगह का दौरा किया। ड्रग्स पार्टी वाले क्रूज पर जाकर भी जांच पड़ताल की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल मुख्य गवाह प्रभाकर सैल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। आज फिर बुलाया गया। सैम डिसूजा समेत कई लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे का दावा, पूरे मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कई अधिकारी शामिल हैं। प्रभाकर ने सभी सबूत सौंप दिए हैं। हम चाहते हैं कि मामला दर्ज हो। और आइए कुछ और अहम खबरों का अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आज बयान दर्ज करा सकती हैं। एसआईटी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूजा ने सेहत का हवाला देकर और समय की मांग की थी। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने मयूर और बिंद्रा नाम के 2 लोगों का बयान दर्ज किया। दोनों के बयान के मुताबिक केपी गोसावी को शाहरुख का मोबाइल नंबर चाहिए था। क्रूज ड्रग्स केस में अब महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की एंट्री। शेख का दावा, बतौर मंत्री उन्हें भी क्रूज पार्टी के लिए न्योता मिला था। फैशन टीवी इंडिया के हेड काशिफ खान ने बुलाया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, क्रूज ड्रग्स केस केंद्र सरकार की साजिश। मुंद्रा एयरपोर्ट से बरामद 3000 किलो ड्रग्स के मामले से ध्यान भटकाने के लिए साजिश रची गई थी। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज मंत्री नवाब मलिक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 नवंबर को कहा था दिवाली बाद बड़ा धमाका करेंगे। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला जारी। मलिक ने पूछा, क्या समीर की साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। वानखेड़े परिवार की तरफ से दायर मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से मांगा जवाब। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर वानखेड़े परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है।
बीजेपी नेता मोहित भारतीय की मानहानि याचिका पर भी नवाब मलिक को कोर्ट से नोटिस जारी। नवाब पर मोहित का ड्रग्स मामले में उन्हें और उनके करीबी रिश्तेदार को बदनाम करने का आरोप। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। एक टैक्सी ड्राइवर से 2 संदिग्ध एंटीलिया का एड्रेस पूछ रहे थे। मुंबई पुलिस दोनों संदिग्धों का स्केच बनवाने में जुटे हैं। बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर, 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। 12 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, बेअदबी मामलों को लेकर सरकार टाइम पास कर रही है। नशा तस्करी को लेकर एसआईटी रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त। विपक्ष ने साधा चन्नी सरकार पर निशाना। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, नियमों को ताक पर रखा डिप्टी सीएम के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया। पंजाब कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का हमला। बोले, चन्नी और कैप्टन में कोई फर्क नहीं। जो काम कैप्टन कर रहे थे वही चन्नी कर रहे हैं। आप पंजाब में सीएम के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 3 बजे शुरू होगी मीटिंग। विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी का यूपी की जनता को मेगा परियोजनाओं का तोहफा। नवंबर में 4 दौरे में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चलिए कुछ और अहम खबरें अब तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। कैराना में पलायन के बाद वापसी करने वाले लोगों से मिली सीएम योगी। कहा, घर वापसी आन बान और शान। कैराना में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे को आन बान शान से जोड़ने के सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का निशाना। बोले, दंगे पर अफसोस होना चाहिए, ना कि आन बान शान। दंगे से जुड़े केस खुद सीएम ने वापस लिए। सीएम योगी का रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर तंज। कहा, हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया ही, जेल में भी जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। यूपी के सीएम योगी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। गौरव वल्लभ बोले, जो अब्बा जान हनुमान जी की जाति की राजनीति करते हैं, सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए ये आखिरी हथकंडा है। प्रयागराज में यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी सरकार ने यूपी को विकसित राज्य बताया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बोल। बीजेपी को मक्कारों की पार्टी बताया। कहा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले अपना दल के बगावती सुर। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा, शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यूपी में कांग्रेस की नई मुहिम शुरू करने की तैयारी। बने यूपी की आवाज के नाम से होगी मुहिम की शुरुआत। हर जिले में प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। अखिलेश यादव के पिछड़ों के इनकलाब वाले बयान पर मायावती का पलटवार। कहा, अखिलेश वोट के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के लिए महान संतों और गुरुओं का शुरू से ही अपमान किया। यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर की पार्टी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, आजाद समाज पार्टी केवल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को ही टिकट देगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के विधायक आरके इमोसिम और यांगथोंग होकिप बीजेपी में शामिल हुए। मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा ने अब की बार 40 पार का नारा दिया। मिशन गोवा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भूमि अधिकार के लिए लड़ रहे मौसी चवाड़ों के ग्रामीणों से मुलाकात की। एमपी के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर हुआ विवाद। कहा, मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरी जेब में ब्राह्मण।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ममता सरकार ने अब तक तेल के दाम में कटौती नहीं की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ भुवनेश्वर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्कूल टीचर ममिता मेहर मर्डर केस में जल्द इंसाफ की मांग की। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राजमार्गों के विस्तार की आधारशिला रखी। बोले, पंढरपुर से मिला सबका साथ सबका विकास का मंत्र। यूपी की लखीमपुर हिंसा की एसआईटी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। कहा, हत्या के सभी मामलों को आपस में मिलाने से न्याय मिलने की संभावना कम। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपेंगे जांच की निगरानी का जिम्मा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यूपी सरकार की कार्रवाई अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किससे बचा रहे हैं? 1997 के उपहार अग्निकांड में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा, 2 करोड़ 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। और अब आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं। देखिए, ब्रिटेन कोवैक्सीन को 22 नवंबर से अप्रूव लिस्ट में शामिल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग अब इंग्लैंड बिना किसी परेशानी के आ जा सकते हैं। पहले कोवैक्सीन को ब्रिटेन ने मान्यता नहीं दी थी। WHO ने हाल ही में कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी थी और इस मंजूरी के बाद ही इंग्लैंड का ये फैसला लिया गया है। जिन भी लोगों ने कोवैक्सीन की डोज ली है उनके लिए अच्छी खबर, अब उनको ब्रिटेन जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को ब्रिटेन अप्रूव लिस्ट में शामिल करेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग अब इंग्लैंड बिना किसी भी परेशानी के आ जा सकते हैं। पहले कोवैक्सीन को ब्रिटेन ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन WHO ने हाल ही में कोवैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी, उसके बाद इंग्लैंड ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला किया। आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं। रविवार को आर्यन बुखार की वजह से एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। एसआईटी आर्यन समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच जारी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कथित डील करने वाली जगह पर दौरा किया। ड्रग्स पार्टी वाले क्रूज पर जाकर भी जांच पड़ताल की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल मुख्य गवाह प्रभाकर सेल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। आज फिर बुलाया गया है। सैम डिसूजा समेत कई लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। प्रभाकर सेल के वकील तुषार खंडारे का दावा, पूरे मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कई अधिकारी शामिल हैं। प्रभाकर ने सभी सबूत सौंप दिए हैं। हम चाहते हैं कि मामला दर्ज हो। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आज बयान दर्ज करा सकती है। एसआईटी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूजा ने सेहत का हवाला देकर और वक्त की मांग की। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने मयूर और बिंद्रा नाम के 2 लोगों का बयान दर्ज किया। दोनों के बयान के मुताबिक केपी गोसावी को शाहरुख का मोबाइल नंबर चाहिए था। क्रूज ड्रग्स केस में अब महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की एंट्री। शेख का दावा, बतौर मंत्री उन्हें भी क्रूज पार्टी के लिए न्योता मिला था। फैशन टीवी इंडिया के हेड काशिफ खान ने बुलाया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, क्रूज ड्रग्स केस केंद्र सरकार की साजिश। मुंद्रा एयरपोर्ट से बरामद 3000 किलो ड्रग्स के मामले से ध्यान भटकाने के लिए साजिश रची गई। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज मंत्री नवाब मलिक को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को कहा था दिवाली बाद बड़ा धमाका करेंगे। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला जारी। मलिक ने पूछा, क्या समीर की साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। वानखेड़े परिवार की तरफ से दान मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से मांगा जवाब। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर वानखेड़े परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी नेता मोहित भारतीय की मानहानि याचिका पर भी नवाब मलिक को कोर्ट से नोटिस जारी। नवाब पर मोहित का ड्रग्स मामले में उन्हें और उनके करीबी रिश्तेदार को बदनाम करने का आरोप। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। एक टैक्सी ड्राइवर से 2 संदिग्ध एंटीलिया का एड्रेस पूछ रहे थे। मुंबई पुलिस दोनों संदिग्धों का स्केच बनवाने में जुटी हुई है।
बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। 12 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। अनंतनाग से लश्कर के आतंकी हाफिज अब्दुल्ला मलिक और पुलवामा से आतंकी सरवीर मीर गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। बारामूला से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। 1 ग्रेनेड और AK-47 के 24 कारतूस बरामद। श्रीनगर में शहीद पुलिसकर्मी तौसीफ वानी को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को आतंकियों ने पुलिस के जवान को गोली मारी थी। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र के दावों की उलट कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। सूर्य की उपासना के महापर्व के दूसरे दिन आज खरना, कल शाम और परसों सुबह का अर्घ देंगी छठ व्रती। दिल्ली में छठ के बीच डबल अटैक, हवा के साथ साथ अब साफ पानी का भी संकट। छठ की नहाई खाई के दिन प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाते और अर्घ देते नजर आए लोग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। बोले, मैली यमुना में स्नान को मजबूर हैं छठ व्रती, लोगों के जीवन और आस्था से। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आरोप प्रत्यारोप और तेज। बीजेपी की यमुना के घाटों पर छठ पूजा कराने की मांग। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप। छठ पूजा को लेकर हो रही सियासत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, 2015 तक सिर्फ 80 से 90 घाट थे, आज 800 घाटों पर पूजा का आयोजन हो रहा है। कोरोना को लेकर बरते सावधानी। छठ पूजा विवाद में कांग्रेस की हुई एंट्री। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सत्ता में काबिज है और दोनों नूरा कुश्ती कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का चुनी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, बेअदबी मामलों को लेकर सरकार टाइम पास कर रही है। नशा तस्करी को लेकर एसआईटी रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह तहल एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। विपक्ष ने साधा चुनी सरकार पर निशाना। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, नियमों को ताक पर रखकर डिप्टी सीएम के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया। पंजाब कांग्रेस पर आप नेता राघव चड्ढा का हमला। बोले, चन्नी और कैप्टन में कोई फर्क नहीं, जो काम कैप्टन कर रहे थे वही चन्नी कर रहे हैं। आप पंजाब में सीएम के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 3 बजे शुरू होगी मीटिंग। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यूपी की जनता को मेगा परियोजनाओं का तोहफा। नवंबर में 4 दौरे में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कैराना में पलायन के बाद वापसी करने वाले लोगों से मिले सीएम योगी। कहा, घर वापसी आन बान और शान। कैराना में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे को आन बान शान से जोड़ने के सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का निशाना। बोले, दंगे पर अफसोस होना चाहिए, न कि आन बान शान। दंगों से जुड़े केस खुद सीएम ने वापस लिए। सीएम योगी का रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर तंज। कहा, हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया ही, जेल में भी कोरोना से पीड़ित जो हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। यूपी के सीएम योगी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। गौरव वल्लभ बोले, जो अब्बा जान हनुमान जी की जाति की राजनीति करते हैं, सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं, इसलिए ये आखिरी हथकंडा। प्रयागराज में यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी सरकार ने यूपी को विकसित राज्य बताया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बोल। बीजेपी को मक्कारों की पार्टी बताया। कहा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले अपना दल के बगावती सुर। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा, शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यूपी में कांग्रेस की नई मुहिम शुरू करने की तैयारी। बने यूपी की आवाज के नाम से होगी मुहिम की शुरुआत। हर जिले में प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी।
अखिलेश यादव के पिछड़ों के इनकलाब वाले बयान पर मायावती का पलटवार। कहा, अखिलेश वोट के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के महान संतों और गुरुओं का शुरू से ही अपमान किया। यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर की पार्टी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, आजाद समाज पार्टी केवल SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को ही टिकट देगी। और फटाफट अंदाज में कुछ और जरूरी खबरें भी आपको बता देते हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के विधायक RK इमोसिस और यांगथोंग हॉकिप बीजेपी में शामिल हुए। मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा ने अब की बार 40 पार का नारा दिया। मिशन गोवा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भूमि अधिकार के लिए लड़ रहे मौसी चवाडो के ग्रामीणों से मुलाकात की। MP के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर विवाद। कहा, मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरी जेब में ब्राह्मण। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। ममता सरकार ने अब तक तेल के दाम में कटौती नहीं की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ भुवनेश्वर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्कूल टीचर ममिता मेहर मर्डर केस में जल्द इंसाफ की मांग की। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राजमार्गों के विस्तार की आधारशिला रखी। बोले, पंढरपुर से मिला सबका साथ सबका विकास का मंत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यूपी सरकार की कार्रवाई अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसे बचा रहे हैं। 1997 के उपहार अग्निकांड में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा, 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मुरादाबाद में महिला कांग्रेस की नेता माहिरा खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 7 साल पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। बिहार में जहरीली शराब से 45 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। 16 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नीतीश ने कहा, हर जिले में जागरूक अभियान चलाएंगे। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नौतन में जहरीली शराब से मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में। हाजीपुर में पुलिस की बैठक में बड़ा फैसला। शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कर उनका नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करेगी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद से 1 हफ्ते पहले अगवा कारोबारी की 4 साल की बेटी अब तक कोई सुराग नहीं। परिजनों ने डीएम से लगाई गुहार। पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप। छत्तीसगढ़ के झीरम कांड से 8 साल बाद उठेगा पर्दा। जांच आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। सीएम बघेल बोले, बीजेपी साजिशकर्ताओं को बचाने में जुटी है। बीजेपी ने कहा, आयोग पर संदेह करना उचित नहीं। भोपाल के कमला नेहरू बाल चिकित्सालय में भड़की आग ने ली 4 बच्चों की जान। परिजनों का आरोप, आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान का भी खतरा। राहत टीमों को अलर्ट किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर और दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर है। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा की क्वालिटी जो बेहद खराब हो गई थी, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। दिल्ली का AQI लेवल बेहद खराब से चिंताजनक कैटेगरी में आ गया है और इस समय दिल्ली का AQI 372 है। हालांकि अभी इसे और ठीक होना है, लेकिन इतना जरूर है कि एक उम्मीद जगी है कि दिल्ली की हवा में फैला प्रदूषण कम हो रहा है। दिवाली के बाद से लगातार AQI का जो लेवल है वो 450 से 500 के बीच बना हुआ था। ऐसे में अब ये AQI का जो स्तर है वो अब खराब से चिंताजनक की स्थिति में आ गया है। AQI का स्तर है 372। उम्मीद है कि ऐसे ही करके AQI का जो लेवल है वो ठीक होता रहेगा और इस समय दिल्ली का AQI आपको एक बार फिर बता दें 372 है। हालांकि अभी इसे और ठीक होना है, लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीद जगी है कि दिल्ली की हवा में फैला प्रदूषण कम हो रहा है।
दिवाली के बाद से लगातार हवा में जहर घुलता हुआ दिल्ली वालों के लिए दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा था। दिल्ली वालों को थोड़ी राहत की खबर है कि अब AQI का जो लेवल है वो अब चिंताजनक की कैटेगरी में है, हालांकि इसे अभी और ठीक होना जरूरी है। आपसे अपील है कि कोरोना की वजह से आप मास्क लगा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से भी आप डबल से ट्रिपल लेयर का मास्क जरूर पहने। दिल्ली के सफदरगंज से चलकर आज अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिनों की यात्रा पर है। रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिनों की यात्रा में अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट सहित प्रमुख स्थानों पर जाएगी। 17 दिन के बाद दिल्ली वापस लौटेगी रामायण एक्सप्रेस ट्रेन और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की विशेषताएं क्या है। बता दें कि जहां जहां भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास के समय गए थे, वहां यह यात्रीगण यात्रा कर सकेंगे। अयोध्या में यह यात्री लगभग 135 यात्री आए हुए इनका स्वागत किया गया और सभी यात्री एरिया पहुंचकर काफी उत्साहित भी हैं। जय श्री राम के जय घोष भी लगा रही है और स्टेशन की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। कुछ देर पहले आपने देखा कि किस प्रकार से इन यात्रियों का स्वागत भी किया गया। रामायण एक्सप्रेस आज अयोध्या पहुंची है। भगवान राम के 14 साल के वनवास के दौरान की प्रमुख जगहों पर यह ट्रेन जाएगी। 17 दिन का सफर कर वापस दिल्ली लौटेंगे यात्री। रामायण सर्किट ट्रेन में करीब 135 यात्री सवार हैं, जिनका अयोध्या में देखिए किस प्रकार स्वागत हुआ, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब जिन खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, शिखा ने आपको बताया और लगातार उन खबरों पर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूज ड्रग्स केस की, जहां एनसीबी की टीम एक बार फिर अब एक्शन में आ चुकी है। रविवार को 2 गवाहों से हुई पूछताछ के बाद एनसीबी की एसआईटी टीम के सामने आज आर्यन खान अपना बयान दर्ज कराने पहुंच सकते हैं। एनसीबी ने उन्हें रविवार को ही बुलाया था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से हाजिर नहीं हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी भी मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम के सामने अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। एनसीबी ने रविवार को ही आर्यन खान को पेश होने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने बुखार होने की बात कहकर 2 दिन की मोहलत मांगी थी। इस लिहाज से आर्यन आज एसआईटी टीम के सामने पेश हो सकते हैं। आर्यन से एनसीबी एक बार पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एसआईटी टीम बनने के बाद इस टीम ने रविवार से सभी आरोपियों के नए सिरे से बयान दर्ज करने शुरू किए हैं। इसी सिलसिले में रविवार को अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार से पूछताछ की थी। एक तरफ शाहरुख का बेटा आर्यन एनसीबी और एसआईटी के सामने पेश होगा, तो दूसरी तरफ शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आज मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने पहुंच सकती है। पूजा को मुंबई पुलिस की एसआईटी की टीम ने समन भेजकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पेश नहीं हो सकी। ऐसे में पूजा भी आज मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने पहुँच सकती है। क्रूज ड्रग्स केस में जब आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद शाहरुख खान से वसूली की प्लानिंग बनी थी। इस बात का खुलासा किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने किया था। सोमवार को मुंबई पुलिस की एसआईटी ने 2 और लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। इन 2 लोगों के नाम मयूर और बिंद्रा है। इन दोनों के बयान से पता चलता है कि गोसावी को शाहरुख खान का मोबाइल नंबर चाहिए था, जिसके लिए उसने सैम डिसूजा से संपर्क किया था। सैम डिसूजा के पास नंबर न होने के चलते सैम डिसूजा ने मयूर और बिंद्रा से नंबर मांगा। जब इन दोनों के पास भी शाहरुख खान का नंबर नहीं था, तो बिंद्रा ने चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे से शाहरुख खान का नंबर मांगा था। चिक्की पांडे के पास शाहरुख खान का नंबर नहीं होने के कारण उसने बिंद्रा को पूजा डडलानी का नंबर दिया था। इसके बाद पूजा डडलानी से मुंबई के लोअर परेल इलाके में लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अब तक की जांच में उन्होंने पाया है कि इस पूरे मामले में पैसों का लेन देन हुआ है, एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली हुई है, और ऐसे सबूत भी मुंबई पुलिस की एसआईटी को मिले हैं। लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, यानी कि कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि
अब तक इस मामले में कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है जिसने कि पैसे दिए हों। और प्रभाकर सैल के मुताबिक पैसे देने वाली महिला है पूजा डडलानी। तो जब तक पूजा डडलानी खुद पुलिस के सामने आकर ये नहीं कहती कि मुझसे जबरन उगाही की गई है, मैंने पैसे दिए हैं, तब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इस मामले में एसआईटी के पास उस जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहां लेन देन को लेकर बातें कही गई थी। ऐसे में पूजा डडलानी का बयान अहम है। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि पूजा डडलानी के बयान होते ही मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम समीर वानखेड़े समेत एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देगी। तो वहीं एनसीबी अधिकारियों पर लगे जबरन वसूली के आरोपों की जांच मुंबई पुलिस की एक एसआईटी टीम तो कर ही रही है, तो वहीं इन्हीं आरोपों की जांच एनसीबी की एक विजिलेंस टीम भी कर रही है। इस टीम ने सोमवार को इस केस के अहम गवाह यानी कि प्रभाकर सैल के बयान दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने का काम आज भी जारी रहेगा। उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। वानखेड़े साहब का नाम तो लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है, कार्यवाही उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है। सोमवार को दोपहर 2 बजे प्रभाकर अपने बयान दर्ज कराने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पहुंचा। आधी रात 12 बजे पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अभी पूछताछ जारी रहेगी। दोपहर के 2 बजे उन्हें बुलाया गया और 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीबन 10 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ की गई। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं। तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। बातचीत के बाद प्रभाकर सैल कैमरे से बचते नजर आए और बिना कोई जवाब दिए निकल गए। लेकिन प्रभाकर के वकील तुषार खंडारे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वसूली केस में समीर वानखेड़े पर प्रभाकर ने सीधे आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ जांच होनी जरूरी है। वानखेड़े साहब का नाम तो लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है, कार्यवाही उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है। क्रूज ड्रग्स केस में पूरा मामला प्रभाकर सैल की एंट्री से बदल गया था। प्रभाकर सैल किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था। किरण गोसावी वो शख्स था जिसे एनसीबी ने क्रूज पर पकड़ी गई ड्रग्स में किए गए पंचनामे का गवाह बनाया था। प्रभाकर सैल ने मीडिया के सामने आकर सनसनी फैला दी थी कि आर्यन के फंसने के बाद वसूली का प्लान बनाया गया था। हम लोग वहां से निकले लोअर परेल के लिए। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह कल उन जगहों पर भी गए जिनका जिक्र वसूली कांड के आरोपों में आया था। जैसे प्रभाकर सैल ने ये आरोप लगाया था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से लोअर परेल में मुलाकात हुई है, इसीलिए ज्ञानेश्वर सिंह यहाँ पहुँचे और यहाँ मुआयना किया। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार मुंबई जांच के सिलसिले में आई है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में। इसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह और उनकी टीम उस क्रूज पर भी पहुंची जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, यानी जिस क्रूज पर आर्यन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे और जहां एनसीबी का छापा पड़ा था। और देखिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों का आज जवाब देंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद बड़ा धमाका करेंगे। फडणवीस ने 8 दिन बाद बड़ा धमाका करने की बात की थी, लेकिन नवाब मलिक तब से लगातार हर रोज धमाकों पर धमाके किए जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर आरोप मढ़ दिए। कोरोना के केस में
कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है। हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर ताजा हमला उनकी पत्नी की बहन के खिलाफ एक केस को लेकर है। समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर किसी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका केस पुणे अदालत के समक्ष पेंडिंग है और ये सबूत है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने केस की सुनवाई की तारीख की जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए, जिनमें हर्षदा दीनानाथ रेडकर का नाम लिखा है और साथ ही 2008 में हुई पहली सुनवाई और मार्च 2022 में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख दर्ज है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक के आरोपों पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति और साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस पर समीर वानखेड़े की तरफ से जवाब दिया गया है कि जनवरी 2008 जब का ये केस है, मैं उस वक्त नौकरी में भी नहीं था। मेरी क्रांति रेडकर से 2017 में शादी हुई है, तो फिर मैं इस केस से किसी भी तरह से कैसे जुड़ सकता हूँ? नवाब मलिक एनसीबी अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेताओं पर भी खुलकर हमले करते रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उनके निशाने पर हैं। मलिक ने कहा था कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच करवाई जाएगी। कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और दिवाली के बाद इसका खुलासा करेंगे। बीजेपी अभी नवाब मलिक के आरोपों पर ही जवाब देने की तैयारी कर रही थी कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस केस में कूद पड़े हैं। मुझे तो शक ये है कि 3000 किलो के ड्रग के केस को पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब रचा गया है। और ये रचा किसकी तरफ से गया? अगर सर कॉन्स्पिरेसी स्वाभाविक है, जो सत्ता में हुई तो करेगा। मुंबई ड्रग्स केस सामने आने के बाद हर रोज जितने किरदार सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा इस मामले में राजनीति हो रही है। ऐसे में ये केस कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगा, हर आदमी के मन में यही सवाल है। स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। देखिए, चेन्नई समेत तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में हो रही भारी बारिश के बीच अब राज्य पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में लो प्रेशर बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके उत्तर की ओर पहुंचते ही सेंट्रल तमिलनाडु समेत तटीय जिलों और दक्षिण आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। पहले मूसलाधार बारिश और अब चक्रवाती तूफान का खतरा। तमिलनाडु पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं, खासकर राजधानी चेन्नई पर, जो पहले से ही बाढ़ बारिश की मार से बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटे में बंगाल की घाटी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसको देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, इसलिए मछुआरों को जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरीना बीच पे। इस वक्त मौसम का अपडेट ये है कि अभी तक बारिश से त्रस्त इस राज्य में, इस शहर में अब साइक्लोन का खतरा आ गया है, इसलिए हम आपके पास ये तस्वीरें लेकर के आए हैं। मरीना बीच पे आप देख सकते हैं कि आमतौर पे काफ़ी लोग जहां होते हैं, आज लोग यहाँ पे उनको अनुमति नहीं है आने की। और कारण क्या बताया जा रहा है साइक्लोन का, हम आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल
बंगाल की खाड़ी में खासतौर से जो दक्षिण पूर्व में हिस्सा है वहां पे निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर बन रहा है। ऐसे में ये लो प्रेशर अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है, ऐसी संभावना है। यह लो प्रेशर लगातार उत्तर दिशा में बढ़ रहा है, जिसके चलते जैसे ही ये तमिलनाडु और बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं वहां से टकराएगा तो एक तूफान की स्थिति आएगी, जिससे जोरदार बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। On 10th, we are expecting, in case if this low pressure is becoming depression and moves to the north, then Chennai city might receive heavy to very heavy, possible there with extreme heavy possibilities also there. चेन्नई में पिछले 2 दिन में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। हालात 2015 के बाढ़ जैसे बन रहे हैं। सड़कों पर नाव चल रही है, कई कॉलोनियां जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। हम जहां पे अभी मौजूद हैं ये है केके नगर और हमारे सामने ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, यानी कि अगर आपको जाना है तो यहाँ से हो करके जाना होगा। आप देखिए लोग यहीं से ही निकल रहे हैं किस तरह से एक एक करके। और अंदर हम आपको बता दें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है दिव्यांग लोगों के लिए, और अंदर सुविधाएं जो हैं वो कितनी पहुंच पा रही हैं ये भी लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी काफ़ी है। और आप हमारे सामने देखिए कि किस तरह से जो मरीज हैं उनको जाना पड़ रहा है। आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं। रविवार को आर्यन बुखार की वजह से एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। एसआईटी आर्यन समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच जारी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कथित डील वाली जगह का दौरा किया। ड्रग्स पार्टी वाले क्रूज पर जाकर भी जांच पड़ताल की गई। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आज बयान दर्ज करवा सकती है। एसआईटी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूजा ने सेहत का हवाला देकर और समय की मांग की थी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल मुख्य गवाह प्रभाकर सैल से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की। आज फिर बुलाया गया है। सैम डिसूजा समेत कई लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज मंत्री नवाब मलिक को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को कहा था दिवाली बाद बड़ा धमाका करेंगे। टॉप 15 में कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत। श्रीनगर के भोरी कदल इलाके में कश्मीरी पंडित की दुकान के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। सूर्य की उपासना के महापर्व के दूसरे दिन आज खरना, कल शाम और परसों सुबह का अर्घ्य देंगे छठ व्रती। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बेअदबी मामलों को लेकर सरकार टाइम पास कर रही है। नशा तस्करी को लेकर एसआईटी रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह लहल एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त। विपक्ष ने साधा चन्नी सरकार पर निशाना। और आइए टॉप 15 की ही कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव से पहले अपना दल के बगावती सुर। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। एमपी के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर विवाद। कहा मेरी एक जेब में बनिया है, दूसरी जेब में ब्राह्मण। बिहार में जहरीली शराब से 45 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। 16 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नीतीश ने कहा हर जिले में जागरूक अभियान चलाएंगे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बच्चों की जायरस कैडिला वैक्सीन की कीमत तय। करीब 350 रुपए में लगेगा 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले आए सामने। 266 लोगों की मौत, 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह। 119 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। मरणोपरांत अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मिला पद्म विभूषण।
और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, लापरवाही से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि जब लापरवाही होती है तभी बड़े हादसे होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल कंपाउंड में कमला नेहरू बाल चिकित्सालय है और कल रात इसकी तीसरी मंजिल पर आग लग गई। 4 बच्चे झुलसकर जिंदगी गंवा बैठे। आमतौर पर ऐसी खबरें सुबह सुबह कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन नमस्ते भारत में हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देश के हर माँ बाप को ये सावधान करने वाली खबर है। बाहर बेचैनी है, बेबसी। हाँ, बच्चा हमारा भी वेंटिलेटर पे था और धुआं हो रही है, बदबू आ रही है। कई लोग कह रहे हैं बदबू आ रही है, नहीं बदबू नहीं, कपड़ा जल लिया, कपड़ा जल लिया, कपड़ा जल लिया। गेट बंद कर लिया और हम लोग को सबको भगा दिया। बदहवासी, वहाँ पर जो जनरल में थे और थे वो ही निकल पाए, जो अंदर थे वो वहीं में ही रह चुके हैं। तो अंदर भगदड़ में एक डराने वाला सन्नाटा है। बदनसीब अस्पताल के तीसरे फ्लोर पे जो बच्चों का वार्ड था, वहाँ पे रात तकरीबन 9 से 9:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और एक ऐसे वार्ड में आग लगी जहाँ पे तकरीबन 40 बच्चे भर्ती थे और ये सारे न्यूली बोर्न यानी नवजात शिशु थे जो गंभीर रूप से जो अंडरवेट थे, जिनका इलाज चल रहा था। आईसीयू वार्ड में बचाए गए 36 बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आग कैसे लगी, इसको लेकर प्रशासन को कुछ पता नहीं। चश्मदीदों की माने तो अचानक तेज आवाज हुई, फिर आग लग गई। शक शॉर्ट सर्किट का है। नहीं, अभी ये तो जांच का विषय है, किन कारणों से ऐसी आगजनी हुई है और वो जांच पर से सारे तथ्य निकल करके आएंगे। अभी आला अधिकारी लगे हुए हैं और सारी स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया गया है। अंदर से कुछ स्पार्किंग जैसी आवाज आई और बस आग लग गई इसमें। दरअसल कुछ बच्चे जनरल वार्ड में भर्ती थे, वो तो समय रहते निकाल लिए गए, लेकिन आईसीयू में भर्ती बच्चों को निकालने का समय नहीं मिला। अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में जनता में भगदड़ मची। वहाँ पर जो जनरल में थे और थे वो ही निकल पाए, जो अंदर थे वो वहीं के वहीं रह चुके हैं। अब इस पूरी घटना में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, जिनका जवाब प्रशासन को देना ही पड़ेगा। क्या अस्पताल में आग बुझाने वाले यंत्र नहीं लगे थे? कर्मचारियों ने आग में फंसे आईसीयू के बच्चों को तुरंत क्यों नहीं निकाला? किसकी लापरवाही से अस्पताल में आग लगी? आईसीयू में सुरक्षा के इंतजामों में क्या कोई ढीलवाही हुई? मामला बच्चों का है, 4 मासूमों की जिंदगी का है। अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन अपने बच्चों का हाल जानने के लिए घंटों खड़े रहे, लेकिन आरोप है कि अस्पताल ने कोई जानकारी साझा नहीं की। मैं कह रही कि बस आ रही, मुझे देखना है कि कपड़े जल रहा है, मैडम बोल रही है। आपका कौन है वहाँ? हमारा भैया है। तो बच्चा था वहाँ? लड़का जाए गुना सत्यन हॉस्पिटल में ऑपरेशन से जहाँ इसी में कर दिया था। कितने दिन से भर्ती था? 11 दिन का। हादसे की जानकारी लगी तो मंत्री से लेकर संतरी तक सब हरकत में आए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इस समय पर किसी भी तरह के इल्जाम, किसी भी तरह के बातें करना ठीक नहीं है। जैसा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, सीधे अंदर वार्ड में पहुंच गया था। हमने बच्चों को उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इस समय पर मुझे लगता है कि हम कोई भी बात करेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी टेलीफोन पर स्थिति की जानकारी ली और घटना की जांच के आदेश दिए। घटना की जांच एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। मृतक बच्चों के परिवार को एमपी सरकार ने 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। पिछले महीने भी अस्पताल में आगजनी हुई थी, तब करीब फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी उसे नए भवन में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। आगजनी का कारण भी जांच के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन इस हादसे ने पूरे अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सफर में अब बात करेंगे झारखंड की। देखिए, अब टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं या फिर स्कूल में आने वाले मिड डे मील के बोरे गिने, रखें, बेचें और फिर पैसा सरकारी खाते में जमा करवाएं। देखिए, सवाल सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन झारखंड के टीचरों को यही सवाल खाया जा रहा है और सरकार है कि टीचरों से बोरा बिकवाने को लेकर अड़ी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब झारखंड में बच्चों को पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते गुरुजनों को बोरे की गिनती भी याद रखनी होगी। न बच्चों को पढ़ाने वाला गणित गड़बड़ाना चाहिए और न ही बोरों की गिनती वाला, क्योंकि हिसाब सरकार को देना है। अब झारखंड में बोरे और गुरुजी का ये कनेक्शन भी आप जान लीजिए। झारखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक टीचरों को 15 दिन के अंदर मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरों को इकट्ठा करना है, उसे बेचने की व्यवस्था करना है और मिले पैसे को सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा कराना है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया तो वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री बकायदा बोरे बेचने का उपाय भी बता रहे हैं। ये हद कर दी झारखंड सरकार ने। अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। 1-2 बोरा के बात नहीं है, 40,000 स्कूल में बोरा की बात है। राजस्व कमी के बात में वो आखिर होगा क्या, उपयोग में आ जाएगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जान तो बेचारे गुरुजी की फंसी है। अब उनकी मुश्किल ये है कि इतने बोरे लाएं तो लाएं कहां से। चावल का बोरा एकत्र करना, उन्हें बेचना और सरस्वती वाहिनी के खाते में राशि जमा करना एक कठिन चुनौती बन गई है। शिक्षक पहले से ही बैंक खाता खुलवाना, आधार कार्ड बनवाना और अन्य ऑनलाइन कार्य करना में पहले से ही लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने शिक्षकों के सामने एक नई चुनौती खड़ा कर दी है। देखिए, कोरोना की वजह से सरकारों के पास जो भी अतिरिक्त पैसा आए वो बेहतर, वो अपनी जगह सही है। उधर शिक्षकों की परेशानी अपनी जगह सही है। ऐसे में सरकार को ये काम शिक्षकों को देने के बजाय स्कूल प्रशासन के कर्मचारियों को देना चाहिए। और अब बात पद्म पुरस्कारों की कर लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी इस बार पद्मश्री सम्मान मिला है जिनका नाम और काम आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गरीब फल वाले को पद्मश्री का सम्मान मिल सकता है? इस रिपोर्ट को देखिए। पैरों में चप्पल नहीं, चेहरे पर भाव नहीं, मगर हाथ में पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान। राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन से आई एक तस्वीर मन में हजारों हिलोरे मार जाती है, अंतर्मन को भाव विभोर कर जाती है, क्योंकि ये सम्मान अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति का है जिसने देश की आकांक्षाओं को बल देने का काम किया है। यूं तो 100 से ज्यादा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मगर एक तस्वीर ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया और मन ही मन एक सवाल उठ गया कि आखिर ये बुजुर्ग कौन है जो नंगे पांव पद्मश्री सम्मान ले रहे हैं। तो जवाब है, ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के रहने वाले हरेकाला हज़्ज़बा हैं। हरेकाला हज़्ज़बा एक फल विक्रेता हैं, मैंगलोर में संतरे बेचते हैं और इन्होंने संतरे बेचकर गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक बार एक विदेशी व्यक्ति ने अंग्रेजी में इनसे फल का दाम पूछा तो ये बता नहीं सकी और उसी दिन मन में ग्लानि का भाव लिए हरेकाला हज़्ज़बा जी ने गांव में स्कूल बनाने की ठानी, ताकि गांव का कोई और बच्चा अंग्रेजी के आगे असहज ना हो। खुद पढ़ नहीं सके, लेकिन बच्चों के लिए फल बेचकर कमाई पाई पाई से गांव में स्कूल खोल दिया। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिलना वाकई पद्मश्री का सम्मान है। इनकी जीवटता और जिजीविषा को सलाम है। एंटीलिया संदिग्ध कार केस में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया सुरक्षा केस में एक शख्स हिरासत में, मुंबई पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। कौन ये शख्स आइए इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें दे रही है मृत्युंजय सिंह, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, कौन ये शख्स है, क्योंकि पूछताछ होगी तो बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये समझने की आखिरकार घटना क्या हुई है। कल एक टैक्सी चालक ने मुंबई पुलिस को फोन किया, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में, और बताया कि 2 ऐसे लोग हैं संदिग्ध नजर आ रहे हैं जो एंटीलिया का पता पूछ रहे थे और एंटीलिया की तरफ गए हैं। साथ में उनके पास में काले रंग का बैग है।
जब ये एक अलर्ट सिटीजन ने, एक टैक्सी चालक ने मुंबई पुलिस को सूचना दी, उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। मुंबई पुलिस ने कई टीमें बनाकर इसकी तलाश शुरू की कि आखिरकार वो संदिग्ध व्यक्ति कौन है, और साथ ही साथ इंटीरिया की सुरक्षा भी बढ़ा दी। बीती रात नवी मुंबई इलाके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। अब उससे ये पूछताछ की जा रही है कि वाकई में उसका मकसद क्या था इंटीरिया जाने का और वो किस उद्देश्य से जा रहा था। अब तक जो उसने प्राथमिक तौर पर बताया, उसका कहना है कि मैं सिर्फ एंटीलिया बिल्डिंग देखना चाहता था, क्योंकि ये दुनिया के देश के सबसे अमीर व्यक्ति का घर है, तो मैं वो देखना चाहता था। हालांकि पुलिस पूरी जांच कर रही है, पूरी गहन जांच कर रही है, इसकी जो क्रेडेंशियल्स है उसकी जांच कर रही है, उसके बाद आगे का निर्णय लेगी। फिलहाल एक व्यक्ति को नवी मुंबई इलाके से हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ठीक है मृत्युंजय, आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए। तो देखिए, कल से ही मुंबई पुलिस की नजर में ये 2 शख्स थे और अब उस एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार पूछताछ फिलहाल चल रही है। इंटीरिया का पता पूछ रहे थे ये 2 शख्स, और जानकारी जो अभी हमारे रिपोर्टर ने दिया है कि वो, उनका कहना ये था कि वो सिर्फ अमीर व्यक्ति जो है उनका घर देखना चाहते थे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। छठ, जिसे लेकर सभी सियासी दल वोट का बैंक भरते हैं, लेकिन जब बात धर्म के लिए कर्म की होती है तो वादे का बॉन्ड भरने वाले नेता डिफॉल्टर आखिर क्यों हो जाते हैं? सियासत इतनी बेचारी आखिर क्यों हो जाती है? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको हम समझाएंगे। यमुना के पानी की इस जहरीली झाग में व्रती महिलाएं नहाने को मजबूर हैं, तो क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक इस झाग में सियासत को फायदा दिख रहा है। जिस धर्म के नाम पर वोट बटोर कर नेता कुर्सी हासिल करते हैं, ये सफेद झाग उन नेताओं का काला सच है। क्योंकि जहर का ये झाग तब बनता है जब सियासत के लिए धर्म सिर्फ जहर घोलने का जरिया बन जाए। हरियाणा की सरकार से बात करें ना, अपनी आग हो गया है तो पानी दिल्ली वाले थोड़ा छोड़ते हैं। पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। ये जो दिल्ली के अंदर छठ पूजा 1000 जगहों पर हो रही है, इससे मुझे लगता है भाजपा को दर्द है। तो उसको मालूम था छठ पर्व आ रहा है, अगर वो चाहता 1 महीने में पीछे से साफ पानी छोड़ देता तो साफ हो जाता पानी। व्रतधारी लोग वहाँ बैठ करके जिस तरह से पॉल्यूटेड पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये दिल्ली की यमुना है। छठ का दूसरा दिन है और अब भी बवाल मचा है इस सवाल पर कि घाटों पर छठ मनाने की इजाजत क्यों नहीं। घाट पर छठ मनाने की रोक को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सोमवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मनोज तिवारी सोनिया विहार ये दिखाने पहुंचे कि दिल्ली में यमुना का पानी अगर प्रदूषित है तो इसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। तो वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली के आईटीओ पर यमुना घाट पहुंचे। यहाँ घाट पर छठ मनाने की पाबंदी के बावजूद पूजा की। प्रवेश वर्मा जी यमुना घाट पर दिखे, शायद जिंदगी में पहली बार यमुना घाट पर गए होंगे। द्वारका में छठ पूजा को रुकवा रहे थे, वहाँ पब्लिक ने भगा दिया तो दौड़ करके यमुना घाट पर आए। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। डीडीएमए का निर्णय एलजी साहब लेते हैं। यमुना में जो पानी आता है हरियाणा में से आता है। एलजी साहब भाजपा के सरकार के हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के नेताओं को अपनी सरकारों से और अपने एलजी से बात करने में क्या तकलीफ है। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का, इन लोगों का एक बयान आया है कि ये पानी गंदा हरियाणा से आ रहा है। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे। जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। बोला दिवाली पर कोई पटाखा नहीं छोड़ेगा, तो दिल्ली की जनता ने उनकी बात मानी, मगर इसमें तो कोई प्रदूषण नहीं है। आप इसकी गाइडलाइंस को निकाल सकते थे, मगर पूरा प्रतिबंध लगा देना कि छठ नहीं मनाएंगे, घाट पर नहीं मनाएंगे, तो कहाँ मनाएंगे? उसने कहा था अपने चुनाव में कि मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में सभी के साथ। वो लगाए डुबकी, इसमें इसी में लगाता रहे डुबकी। लेकिन ये पानी है उस लायक? आप देख रहे हैं झाग है, गंदा है, काला है, बदबू आ रही है। तो जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। उसको मालूम था छठ पर्व आ रहा है, अगर वो चाहता 1 महीने में पीछे से साफ पानी छोड़ देता
तो साफ हो जाता पानी। इन सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल सरकार को यमुना के इस हाल और छठ पर घमासान का जिम्मेदार बताया। ये छठ पर्व को मनाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, देश के प्रधानमंत्री का निवास यहाँ, लेकिन पूर्वांचलियों के लिए जिस तरह से कोविड काल में इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, वैसे अभी छठ के मामले में भी पूरी तरह से इनको भगवान भरोसे या छठी मैया के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ सियासत के बीच सोनिया विहार में महिलाएं घाट पर छठ मना रही हैं। इन महिलाओं से जब हमने पूरे घमासान पर सवाल किया तो न सिर्फ नाराजगी बाहर आई, बल्कि केजरीवाल सरकार को खुली चुनौती दे दी। हम तो यही कहेंगे, हमें छठ मनाने दिया जाए, पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाने दिया जाए, क्योंकि घाटों पे जो मनोरम दृश्य है वो घर में नहीं मिल सकता है। मैं कहती हूँ, मैं दंड प्रणाम देते हुए आती हूँ तो कैसे दूंगी, छत पे कैसे दूंगी, कहीं पे भी अगर होगा तो कैसे दूंगी, तब मैं करूंगी। दंड प्रणाम हम कैसे देंगे, हम केजरीवाल जी से ही पूछते हैं। ये कहाँ की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये राजनीति करना बंद करो, हमारी बहन बेटियों को अशोक से रुलाओ मत, नहीं तो इसका भुगतना आपको पड़ेगा। 10 तारीख को छठ का आखिरी दिन है और इसी दिन बड़े स्तर पर आयोजन होना है। बीजेपी घाट किनारे छठ मनाने पर अड़ी है। सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है, यानी अभी और ड्रामा बाकी है। और बात पंजाब के सियासत की, जहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार विवाद के केंद्र बिंदु में है डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा। और विवाद की जड़ है एक नियुक्ति, जिसने पंजाब की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है। पंजाब में नए सियासी संग्राम की वजह है इन दो तस्वीरों के बीच का गहरा रिश्ता। पहली तस्वीर में है पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा, तो दूसरी तस्वीर में है रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह लेहल का नियुक्ति पत्र। तरुणवीर सिंह लेहल की नियुक्ति पंजाब के नए एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर हुई है। नियुक्ति चन्नी सरकार के कार्यकाल यानी 31 मार्च तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, यानी हाईकोर्ट में अब पंजाब सरकार के सारे केस रंधावा के दामाद लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष सरकार पर अहम सरकारी दफ्तरों की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए घेर रहा है। आरोप है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर रहने वाले को कम से कम 16 साल तक की वकालत का अनुभव होना चाहिए, लेकिन कम अनुभव वाले तरुणवीर सिंह लेहल की नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर रंधावा के दामाद को नियुक्त किया गया है, उसी पद पर 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू को नियुक्त किया गया था, लेकिन विवाद के बाद सिद्धू के बेटे को फौरन इस्तीफा देना पड़ गया था। नियुक्ति पर विवाद यहीं खत्म नहीं होता। ये दो और नियुक्तियां हैं जिन पर सवालों का साया है। एक है डीजीपी आईपीएस सहोता, दूसरे हैं पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल। सिद्धू इन दोनों की नियुक्तियों के खिलाफ अड़े हुए हैं। इससे पहले कैप्टन ने सीएम रहते पार्टी के 2 विधायकों राकेश पांडे और फतेह जंग के बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। हालांकि विवाद के बाद बाजवा के बेटे ने नौकरी ठुकरा दी थी। अब रंधावा के दामाद की नियुक्ति पर जंग छिड़ी है। देखना यह है कि इस विवाद का अंजाम क्या होगा। वहां बीजेपी के एक बड़े नेता हैं मुरलीधर राव। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर राजनीति तो होगी ही, लेकिन उससे इतर ये बयान नेताजी की सतही सोच भी बताती है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। सुना आपने, ये ब्राह्मण और बनिया वोटर्स को अपनी जेब में लेकर चलते हैं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। ब्राह्मण और बनिया को जेब में लेकर चलने का दावा करने वाले ये और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हैं। एक बार फिर सुनिए इनके बोल। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है।
मुरलीधर राव से सवाल किया गया था कि बीजेपी को कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, अब SC, ST और OBC की पार्टी कहलाती है, ऐसा क्यों? तो नेताजी को सबसे मुनासिब जवाब यही समझ में आया। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मुरलीधर राव को जब जुबान फिसलने का एहसास हुआ तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते दिखे। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब अब ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। विकास के नाम पे वोट मांगिए। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई आप पत्रकार हो तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक सत्र नहीं, सुनने तक रुको। मुरलीधर राव ने मौका दिया और कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस अब इस बयान को मुद्दा बनाकर चौतरफा घेराबंदी कर रही है। निश्चित तौर पे बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय है। इसको लेके पूरे भाजपा नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह तो उन समाजों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें उनकी बपोती बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जेब में 2023 के चुनाव में एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण जो आज उन्होंने बोला है, इसका जवाब इस प्रदेश का, इस देश का बनिया और ब्राह्मण जरूर देगा। कांग्रेस जिस तरह से मुरलीधर राव के बयान के बाद अटैकिंग मोड में है, उसे देखकर मामला आसानी से ठंडा होता नहीं दिख रहा। देखिए, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हर सवाल का जिम्मेदारी के साथ सही जवाब दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता और जनप्रतिनिधि टाल मटोरी करता है तो फिर जनता बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ। अगल बगल लोग घेरा लगाए खड़े हैं और बीच में है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी। विरोध इतना, नाराजगी इस कदर कि जहां तक गाड़ी का पीछा कर सके लोगों ने किया। आखिर बेतिया से बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को अपने ही क्षेत्र के लोगों का गुस्सा क्यों झेलना पड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। संजय जायसवाल बेतिया पहुंचे थे जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने, लेकिन जनता और यहां मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने एक एक कर सवाल दागने शुरू कर दिए। एक मिनट बताया जाए सर, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में 28 लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी सरकार अभी तक सोई रही। और आज जो बेतिया में आज 15-16 गरीब आदमी का मौत हुआ है, आप बोले कार्रवाई कीजिए। क्या चीज की कार्रवाई हो रही है कि अभी तक जो कि बिल्कुल कार्रवाई हो रही है सर, कहने से कार्रवाई नहीं होता है सर, करने से होता है। बिहार सरकार कर रही है, बिहार सरकार खुद 16 तारीख को बैठक बुलाई। जनता की अदालत में संजय जायसवाल का ऐसा ट्रायल चला कि जवाब देते नहीं बन रहा था। आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में? देखिए, घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है, जो लोकल स्तर पर उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं घटा है उन पर कार्रवाई हो रही है। शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहाँ पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए अग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले भी करती है। आज तक अगर चेक 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। कार्रवाई वाले सवाल का संजय जायसवाल ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों का गुस्सा बढ़ना लाजमी था। ये कहा कि जो शराबबंदी वाले राज्य में हुआ है, वैसी मौतें तो बाकी राज्यों में भी होती हैं। जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब न दे पाना नाराजगी की वजह नंबर 1। संजय जायसवाल जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में लिफाफे पकड़ा दिए। इस लिफाफे में क्या था, पहले वो जानिए। कितना है? 5000। एक जान के कीमत बिहार में 5000। लिफाफे में थी मदद के तौर पर महज 5000 की रकम। ये थी ग्रामीणों के गुस्से की वजह नंबर 2। इसके बाद की ये तस्वीर है, देखिए नाराज लोग संभले नहीं संभल रहे। सवाल का काफिला गुजर रहा था, लेकिन लोग उनसे सवालों के जवाब जाने बगैर जाने देने के मूड में नहीं थे, जाने देने के मूड में नहीं दिखे। बमुश्किल संजय जायसवाल यहाँ से निकल गए, लेकिन लोगों ने आखिर तक गाड़ी का पीछा किया। बेतिया में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग जगहों पर कुल मौत का आंकड़ा मिलाकर 40 पहुंच गया है।
शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के कहर से नाराज लोगों से मिलने जब संजय जायसवाल पहुंचे तो गुस्सा फूट गया। फजीहत झेलते हुए वापस। और अब बात खेल के मैदान से। कल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का नामीबिया के खिलाफ मुकाबला विदाई वाला रहा। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप से विदाई हुई विराट की T20 कप्तानी से और कोच रवि शास्त्री की कोच पद से। साथ ही सपोर्टिंग स्टाफ की भी विदाई हुई। बतौर कोच शास्त्री के नाम एक भी ICC ट्रॉफी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। करीब 5 साल या कुल 1581 दिन बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट की सबसे सफल कोच कप्तान की जोड़ियों में से एक क्रिकेट के मैदान पर आखिरी बार नजर आई। हेड कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया की कोचिंग को अलविदा कहा तो विराट ने T20 की कप्तानी को। 13 जुलाई 2017 को रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। उसके बाद शास्त्री और कोहली की जोड़ी पहली बार मैदान पर 6 सितंबर 2017 को T20 में कोलंबो में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ उतरी। T20 में इस जोड़ी ने शुरुआत भी जीत के साथ की और अंत भी। ये T20 वर्ल्ड कप सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस विजेता जोड़ी के लिए भी बुरा सपना साबित हुआ। शास्त्री ने जाते जाते हार का ठीकरा IPL, BCCI, ICC की प्लानिंग पर फोड़ दिया। बतौर क्रिकेटर शास्त्री का करियर भले ही विवादों से भरा हो, बतौर कोच विराट के साथ उनकी जीत की जुगलबंदी पर कोई विवाद नहीं है। बतौर हेड कोच शास्त्री ने 43 टेस्ट में से 25 जीते, 13 हारे, 5 ड्रॉ रहे। 76 वनडे में से 51 में जीत मिली, 22 में हार। 65 T20 में 43 में जीत मिली, 18 में हार। शास्त्री भले ही तकनीकी तौर पर दुनिया के चुनिंदा कोचों में ना हो, लेकिन जोश भरने और खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकालने में उनका कोई सानी नहीं है। शास्त्री ने कोच रहते टीम इंडिया को कुछ बड़ी सफलताएं दिलाई हैं। शास्त्री के कोच रहते हुए 42 महीने तक ICC टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 रही। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में जीतने वाली पहली एशियाई टेस्ट टीम बनी टीम इंडिया। 2019 में लगातार 4 टेस्ट पारी से जीतने वाली पहली टीम। 2019-20 में लगातार 10 T20 मैच जीतने वाली टीम इंडिया दुनिया की इकलौती टीम है। बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो शास्त्री के खाते में सिर्फ एशिया कप का ही खिताब है। रवि शास्त्री बतौर खिलाड़ी जुझारू रहे, बतौर कोच भी उन्हें जुझारू ही माना जाएगा। हालांकि T20 वर्ल्ड कप जीतते तो उन्हें महान कोचों में गिना जाता, लेकिन अलविदा कहने के समय वो देश के सबसे सफल कोच तो बन ही गए। इरफान जी का कार्टून अब बनकर तैयार है। आइए देख लेते हैं आज कार्टून के जरिए वो क्या कुछ बता रहे हैं। नेताओं का काम सपने देखना और दिखाना होता है। इसी सिलसिले में एक नए नेता उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, जो कि नए नए सपने देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। बहरहाल इससे किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान किसका होगा वो होगा बहन जी का। तो अब देखना ये है कि उनके सपने कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि सपने देखने के लिए सभी आज़ाद हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।